किसी रचनाकार के लिए उसकी पुस्तक का प्रकाशित होना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो चित्रनगरी संवाद मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर पुस्तक की चर्चाएं होती हैं, पुस्तक पर बातचीत होती है, चाहे वो उपन्यास विधा हो, चाहे वो काव्य संग्रह हो, चाहे वो नाटक हो। तो चित्रनगरी ऐसा संवाद मंच है कि हर विधा के क्षेत्र में वो इस मंच से अपना काम कर रहा है। और इस मंच के जो फाउंडर हैं श्री देवमणि पांडे जी, सुभाष काबरा जी, स्वर्ण प्रकाश जी और अन्य 2-3 लोग हैं। इस मंच की स्थापना हुई, लेकिन प्रमुख रूप से देवमणि पांडे जी संस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर अनगिनत कार्यक्रम है, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, अनगिनत कार्यक्रम यहाँ पर हो चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज जिस पुस्तक की चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, अर्बन नक्सली बीवी, नक्सल बीवी, तो उनकी जो कवित्री है हमारे बीच प्रतिभा शर्मा जी उपस्थित है, बैठी हुई हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, आपका स्वागत है। यशपाल शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। यशपाल जी को आप सभी लोग जानते हैं, लगान, अपहरण, निर्वाचन इत्यादि जैसी फिल्मों में उन्होंने दमदार भूमिका निभाई है। और इस मंच के संस्थापक फाउंडर श्री देवमणि पांडे जी, कवि शायर देवमणि पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कविताएं जो होती हैं वो व्यक्ति की भावनाओं को, संवेदनाओं को, जज्बातों को व्यक्त करती हैं। कविताएं जो होती हैं वो व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती हैं। तो ऐसी ही कविता या काव्य संग्रह अर्बन नक्सल बीवी की जहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी कवित्री के बारे में यदि थोड़ा सा जान लेते हैं हम। लेखिका, अभिनेत्री, प्रोड्यूसर, निर्देशक और पहल फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की फाउंडर हमारे सामने उपस्थित है प्रतिभा शर्मा जी। साथ में ही इन भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भी घर में एक पत्नी की भूमिका, एक माँ की भूमिका वो बड़े ही सहज सरल रूप से निभा रही है। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर चित्रनगरी संवाद मंच पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कविताएं हैं, इनकी जो कविताएं मैंने पढ़ी वो समाज के प्रति जो सरकार की जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है, रूढ़ी परंपराएं हो या धर्म से संबंधित हो या फिर सड़े गले रीति रिवाज हो, उन व्यवस्थाओं पर करारा प्रहार करती हमें दिखाई देती है। अधिकतर करके जो काव्य संग्रह में कविताएं हैं वो स्त्री विषयक कविताएं हैं, चाहे वो महाभारत शीर्षक नाम की कविता हो और बहुत सारी जो मुझे अभी याद नहीं है शीर्षक, लेकिन जो सब वो तो उसी नाम से ही पुस्तक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो अधिकतर जो कविताएं हैं वो स्त्री विषयक कविताएं हैं। इन्होंने किस तरह से जताया है कि आधुनिक दुनिया में, आधुनिक शहर में रहने के बाद भी जो मनुष्य की जो मानसिकता है वो किस तरह से आज भी पिछड़ी हुई है। तो पुस्तक चर्चा करने से पहले हम इनकी कुछ रचनाओं को अपने कुछ दोस्तों द्वारा सुन लेते हैं। इसी श्रृंखला में मैं पहले रंगकर्मी और अभिनेता सौरभ बंसल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि इस काव्य संग्रह की कुछ कविताएं वो आकर हम सबको सुनाएं और जो कवित्री की भावनाएं हैं वो आप तक पहुँचे। सौरभ बंसल जी, आपका स्वागत है। सौरभ बंसल जी ने इसी मंच से निर्मल वर्मा जी की एक कहानी 1.5 इंच ऊपर पर उन्होंने यहाँ पे नाट्य मंचन किया था, बहुत सराहे गए थे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। राजमान अतिथियों को प्रणाम करता हूँ और हमारे सामने राजमान सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। शर्मा जी की
कविता पढ़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मधुबाला जी को, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। किसी लेखक की कविता उसी के सामने पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। लेखक अपने सामने ना हो तो हम कुछ भी पढ़ देते हैं, तो लेखक सामने बैठा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने भाव देने की कोशिश करता हूँ उनकी कविता को जितना मैंने समझा है। एक कविता है कि लव जिहाद, जो मैंने पढ़ी थी। लव जिहाद नाम से ही पता है कि लव जिहाद आजकल चल रहा है। और कविता है गालिब के ऊपर कि गालिब अपने जमाने में क्या लिखते रहे होंगे, प्रेम को लेकर। उस प्रेम में और आज के प्रेम में जो समानता दूरी आई है, शायद उसको इन्होंने लिखने की कोशिश की है लव जिहाद में। तो मैं पढ़ता हूँ कि सीधे भूमिका निभाते हुए सीधा कविता पे आता हूँ कि रहने दो गालिब, कि रहने दो गालिब तुम्हारी शायरी अब किसी काम की कहां। रहने दो गालिब तुम्हारी शायरी अब किसी काम की कहां। दफना दो उन दस्तावेजों को, गाड़ दो जमीन में जो प्यार यार इश्क मोहब्बत की बातें करें। दफना दो उन दस्तावेजों को, गाड़ दो जमीन में जो प्यार यार इश्क और मोहब्बत की बातें करें। अब ये किसी काम की ना रही, कोई और आए गालिब तुम जैसा, कोई और आए गालिब तुम जैसा, और लिखे शायरियां नफरत पर, इसको भी लोग इरशाद कहे। लोग किसी के प्यार में ना पड़े अब बस पड़े नफरत में। लोग किसी के प्यार में ना पड़े अब बस पड़े नफरत में, और नफरत के नाम पर फूल नहीं अंगारे भेजे किताबों। और नफरत के नाम पर फूल नहीं अंगारे भेजे किताबों में। लव जिहाद बन गया है, लव जिहाद बन गया है अब कुछ इसलिए तुम बिल्कुल ही पुराने हो गए। लव जिहाद बन गया है अब कुछ इसलिए तुम बिल्कुल ही पुराने हो गए। ताजा तरीन तुम्हारी शायरियां और धड़कते दिल और वो आंखों की नशीली प्यालियां सब किसी पुराने खंडर नुमा लगने लगे। लव जिहाद जहर भी अब, लव जिहाद जहर भी अब इबादत सा लगने लगा है। चुप रहो गालिब सोए रहो कब्र में, चुप रहो गालिब सोए रहो कब्र में, चुपचाप पड़े रहो अब इश्क विश्क नहीं अब लव जिहाद का जमाना है। तो चुप रहो गालिब सोए रहो कब्र में, चुपचाप पड़े रहो अब इश्क विश्क नहीं अब लव जिहाद का जमाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक और कविता है मैं पढ़ देता हूँ, मोहब्बत कि मोहब्बत पे पहले क्या लिखा जाता था और क्या है, तो आप देखेंगे कि ठेले ठेले पर बेच रहे हो, ठेले ठेले पर बेच रहे हो उनकी मोहब्बत यारो। पहले अखबारों में बिकती थी जो अब गली गली आवाज देकर बेच रहे थे। जो एक मैंने आज सुबह मैंने उसको इससे जोड़ा कि मैं सुबह समुद्र के किनारे घूम रहा था, तो कहते हैं कि समुद्र की गहराई में जितना जाओ उतना बहुत कुछ मिलता है। तो समुद्र आज बहुत पीछे था यार की साइड, तो मैं गया तो वहां पर मुझे शंख मिले, उनमें बहुत कीड़े की छोटे छोटे शंख थे। तो मुझे लगा कि सच में समुद्र की गहराई में अगर उतरो तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो जो पुराने शायर थे मतलब जो लिखते थे वो जरूर किसी न किसी गहराई में जाते तो वहां से कुछ शब्द लेकर आते होंगे, तब जाके कविता लिखते होंगे। आज उस कविता का क्या हाल है कि ठेले ठेले पर बेच रहे हो उनकी मोहब्बत यारो। पहले अखबारों में बिकती थी जो अब गली गली आवाज देकर बेच रहे हो यार। बड़े बड़े खरीदार हैं यहाँ, मतलब परस्त कातिल गद्दार। बड़े बड़े खरीदार हैं यहाँ, मतलब परस्त कातिल गद्दार। मरते हुए कभी ना सोचा होगा उसने इतने ऊंचे दामों बेचेगी मोहब्बत। कि मरते हुए कभी ना सोचा होगा उसने कि इतने ऊंचे दामों बेचोगे मोहब्बत उनकी। किनके नाम? मल परस्त कातिल गद्दार। माला माल तुम होगे और बदनाम होगी मोहब्बत उसकी। माला माल तुम होगे और बदनाम होगी मोहब्बत उसकी। तमाशा खूब मचा, आज देख रहे हैं हम कि तमाशा खूब मचा, खूब लगा बाजार।
लगाना बाकी है वो भी लगा डालो यार। क्या बात है, क्या बात है। अभी बोली लगाना बाकी है वो भी लगा डालो यार। दोस्त कहते हो खुद को उसके, दोस्त कहते हो खुद को उसके, चलो ये रिश्ता भी क्या खूब निभाया है। और दोस्त दोस्त के कैसे दोस्ती निभा रहे हो ऐसा, दोस्त कहते हो खुद को उसके, चलो ये रिश्ता भी क्या खूब निभाया यारो। काश ऐसा होता कि वो देख पाता क्या खूब मजाक उड़ाया मौत का तुमने। जान तो उसकी गई, तुम्हारी तो मौत हुई, जिसने लिखा होगा मोहब्बत के, जान तो उसकी गई, मौत तो तुम्हारी हुई। ढाके मारते हो उसकी हर रुलाई पर, थोड़ी शर्म अगर अब भी बाकी होगी तो शर्म करो यारो। थोड़ी शर्म अगर अब भी बाकी होगी तो शर्म करो यारो। मोहब्बत का मजाक उड़ाना बंद करो यारो, मोहब्बत का मजाक उड़ाना बंद करो। सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत बढ़िया कविता, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और आशा है कि कविताएं आपके दिलों तक पहुंची होगी। इसी श्रृंखला में मैं अभिनेत्री, निर्मात्री और रंगकर्मी शाइस्ता खान जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और इस संग्रह की कुछ कविताएं वो हमें सुनाए, प्रस्तुत करें वो हमारे समक्ष। शाइस्ता जी का स्वागत है मंच पर। ये कुछ कविताएं मुझे प्रतिभा मैम की बुक से जो अभी आई है मार्केट में उससे दी गई है। उसमें 3 कविताएं मेरे पास आई थी और तीनों ही मुझे पढ़नी है, पर एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसकी शुरुआत में मैंने करना चाहती हूँ वो है आदमी। तो ये इसमें भी बहुत अच्छी बात लिखी गई है और पता नहीं मुझे बहुत कनेक्ट किया, तो ये मैं पहले पढ़ना चाहूँगी। हर साल मैं जी लेता हूँ, हर हाल में जी लेता हूँ, आदमी हूँ मैं, सब सह जाता हूँ। कितने ही आए गए तख्त ताज नशी, नस्लें की नस्लें खत्म कर दी, पर फिर भी नहीं मरता हूँ मैं। आदमी हूँ मैं, सब सह लेता हूँ, जमीन में गाड़ दो, सूली चढ़ा दो, भून लो जलती आग में या तेल में तल डालो, जो बन पड़ता है कर लो मेरे साथ। आदमी हूँ मैं, फिर बन जाता हूँ, सब सह लेता हूँ, झुंड हूँ कहने को तो जर्रा भी नहीं, टुकड़ा टुकड़ा हूँ, बिखरा हूँ, अब्र से सब्र तक एक कतरा हूँ मैं। आदमी हूँ मैं, सब सह लेता हूँ, आबे ज़मज़म गिरा या बंजर कर दो ये जमीन, जलजला हो धरती पर या हिला दे तुर्रू तक इसकी। मुझे मर मिटने का हौसला मालूम है, मैं जिंदा हूँ तब से जब से तूने इंसान बनाया है। तेरे हर एक रंग में तू मुझे ही रंगता है, कहता है आदमी मुझे बिल्कुल अदना सा, फिर भी तू मुझी से डरता है। आदमी हूँ मैं, सब सह लेता हूँ, हर शय में मैं जिंदा हूँ, आदमी हूँ मैं, सब सह लेता हूँ। बहुत अच्छी सी कविता ये भी है क्योंकि ये मैं बहुत लाइफ में मैंने फॉलो की है, क्योंकि शादी के बाद औरतों को बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने का वो एक परंपरा रहा है हिंदुस्तान में, और मर्दों के लिए ऐसी कोई किसी भी तरह का रूपरेखा नहीं खींचा गया है कि आप कुर्ता ही पहन कर चलेंगे, हम जैसे औरतें साड़ी पहनते तो लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, और हमारे नाम का उनके पास कोई निशानी नहीं होना चाहिए, हम सब लेकर चले। तो उसी में से एक है, मैं नहीं लगाती सिंदूर कभी, ना पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, ना रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, ना कभी लाल रंग की साड़ी पहनी है मैंने कभी, ना ही बिंदी लगाती हूँ माथे पर, ना भगवान का कोई मंदिर है मेरे घर में, ना कोई तस्वीर ही टंगी है दीवारों पर, न चूड़ी पहनती हूँ कोई, न पायल न बिछुए ही। फिर भी कभी मेरे पति ने मुझसे कहा नहीं क्यों नहीं करती हो ऐसा, या सावित्री फूले ये सावित्री फूले अम्बेडकर की तस्वीरें हटा के लगाओ, कृष्ण भगवान की कोई फोटो, कभी नहीं कहा उसने, क्योंकि हम दोनों दोस्त ज्यादा हैं, पति पत्नी तो हमें भैया कहती है, दोनों की काफी चर्चाएं चलती हैं,
पॉलिटिक्स पर बहस होती है, परेशान रहते हैं बहुत। तो कहता है चलो अम्बेडकर फिल्म लगी है, देख आते हैं। मैं कहती हूँ अंग्रेजी देखते हैं ना, लिटिल बुद्धा। दोनों की जोरदार बहस भी होती है और कभी कभी तो रुसवाई भी, पर दोस्त है ना, इसीलिए माफ कर देते हैं एक दूसरे की गलती भी। हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ ली है लेती हूँ। हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ लेती हूँ। नाटकों की तो लंबी प्लेलिस्ट है मेरे पास। सिनेमा, अच्छा सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा सब देखती हूँ। हाँ, आजकल लिखती भी हूँ किताबें। दिमाग को जो चाहिए वे सारे श्रृंगार करती हूँ। बस सिंदूर नहीं लगाती मैं, फिर भी सब लोग मुझे शर्मा जी की पत्नी कहते हैं और उसको मेरा पति। ये है एक लास्ट कविता। ये है ऐसी औरतें मतलब कुछ औरतें जो अपने पुराने घरों को तोड़कर आगे बढ़ती हैं और फिर उनको नापसंदगी झेलनी पड़ती है, तो उसके ऊपर शायरी लिखी गई है और उसकी वेदना बताने की कोशिश की गई है। ऐसी औरतें पसंद नहीं है उन्हें, आजाद ख्याल औरतें। उनको औरतें वही अच्छी लगती हैं जो झाड़ू बुहारी करे, खाना पकाए, बच्चे पैदा करे और उनको संभाले। उनको नहीं पसंद आती आजाद ख्याल औरतें, जगह जगह भाषण देती बेखुदा औरतें, हर वक्त जागरूक बेखौफ औरतें, आदमी की जगह हर उस ओहदे पर काम करती बेहया औरतें। नहीं पसंद आती उनको पसंद आती हैं पूजा पाठ करने वाली और हर वक्त पति को भगवान मानने वाली, बागी औरतों की खिलाफत करने वाली। उनको पसंद आती हैं ऐसी मासूम औरतें जो शौकिया मासूम और पेशे पर झूठी औरतें, क्योंकि वे उनके आदमियत की उपज हैं। उनको नहीं पसंद आती ऐसी आज़ाद औरतें जो अपनी बात कहने से नहीं डरे, जो मुंह पर ही सच का तमाचा जड़े। भले ही माँ दुर्गा की पूजा करते हो, झांसी की रानी के गुण गाते हो, पर मीराबाई की छवि में औरतों को कैद करना इनका पुराना शौक है। और उम्र और प्रेम के नाम पर राधा के प्रेम पत्र पढ़ना भी। पर ऐसी कोई प्रेमिका अगर है भी तो वह उसे गणिका की उपमा से नवाजेंगे। उन्होंने औरतों को इतिहास की कहानी में कैद कर रखा है और इतिहास को झूठा ठहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। इसलिए उनको नहीं पसंद तरक्की पसंद औरतें, खेतों के मेड़ों पर गन्ना काटती बेखौफ औरतें, मेड़ों पर ही गाड़ दी जाती हैं, भेंट चढ़ जाती हैं इनके लिंग की शांति के लिए और उनके लिए आवाज उठाती बेपरवाह औरतें इनको नहीं पसंद इनको आजाद ख्याल औरतें नहीं पसंद। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया कविताएं आपने देखा कि कविताएं सबके रूह तक, सबके दिल तक छूकर गई है। कि आज भले ही मैं यदि पुरुषों की बात करती हूँ कि आज भले ही पुरुष इतने पढ़े लिखे बड़े ओहदे पर क्यों नहीं पहुँच गए हो, और सभी पुरुषों की बात नहीं, वरना सब बाद में मुझे पकड़ के घेर के खड़े हो जाएंगे। तो नाम बता दे इतनी ऊंचे ओहदे पर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कहीं उनमें पुरुषत्व समाया होता है, वो उसे छूट नहीं पाते और गलती उनकी नहीं होती है, गलती उनके पालन पोषण में होती है। और पत्नी को तो हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जब वो पत्नी जब ड्रॉ करके वो अपने लिए कुछ करना चाहती है तो समाज उसको कई उपमाएं देता है, चाहे वो स्त्री हो, खुद की माँ भी उसकी, चाहे वो स्त्री कोई भी हो। तो इस तरह की जो कविताएं अभी शाइस्ता जी ने सुनाई आपको, अर्बन नक्सल बीवी, और एक दूसरी कविता तो अभी जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी कविताएं। मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं है, इस वक्त याद नहीं है, उसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये लड़कियाँ स्तंभ, बस एक बार, वह औरत है, रोक टोक
मेरी बेटी। जब मैंने मेरी बेटी पढ़ा तो उसने तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर एक वक्त आके मैं रुक गई, मैं उसके आगे कसम से कह रही मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन कविता पूरी करनी थी और फिर वो रोते रोते कविता खत्म हुई। मैं समय मिलेगा तो मैं बाद में दूसरे सत्र में ये कविता जरूर पढ़ना चाहूँगी आदरणीय देवमणि पांडे जी की इजाज़त से। फिर अर्बन नक्सल बीवी, लव जिहाद, कठपुतलियाँ, बात करते हैं कोई नहीं जी कोई नहीं, महाभारत, किताबें, गणतंत्र, सपना, फिर से बचपन, माँ मुझे चाँद चाहिए जिसमें रोटी के बारे में लिखा है। दलीलें, वह बोला लॉकडाउन है जी, सुना तो सही है, दिखावे की किताब, बुलडोजर, गड्ढे, क्रांति के द्वार, जो कि इस काव्य संग्रह की अंतिम कविता है। तो ये सारी जो कविताएं मैंने कविताएं सारी पढ़ी हैं, लेकिन जो मेरे दिल को मेरे मन को छू कर गई वो सारी कविताओं के टाइटल मैंने लिख लिए थे। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अभी माइक आदरणीय पांडे जी को के सुपुर्द कर रही हूँ कि इस काव्य संग्रह के बारे में उनके जो भी विचार हैं वो हम सभी के सामने रखें। आदरणीय पांडे सर जी। डॉक्टर मधुबाला शुक्ल आपके सामने जो बात कर रही थी पुरुष और स्त्री की, 90 के आसपास देवी प्रसाद मिश्र का एक कविता संकलन आया था। उसमें एक छोटी सी कविता थी कि लड़कियों के बीच हंसी हंसी अचानक निकल पड़ी। लड़कियों के बीच हंसी हंसी अचानक निकल पड़ी, अभी पिता डांटेंगे, भाई चीखेंगे, औरत जात इतना जोर से नहीं हंसा करती। तो ये जो हमारे यहाँ बंदिशें हैं ये अभी भी है, अभी मतलब इससे जो है कोई स्त्री आज़ाद नहीं हुई है। इसको कितने जोर से हंसना है, कितने जोर से धीमे से बोलना है, ये सब बताया जाता है। जब दुष्यंत कुमार गज़ल के क्षेत्र में आए उससे पहले उन्होंने कल्पना मैगजीन में एक लेख लिखा था कि बहुत सारे कवि एक ही शैली में, एक ही शब्दावली में एक ही बात कह रहे हैं, किसी का कोई चेहरा नहीं है। इसलिए जो है मैं समकालीन कविता से गज़ल में आ रहा हूँ, ये उन्होंने अनाउंस किया था। और आज भी समकालीन कविता में बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, उससे कविता रूढ़ियों से मुक्त नहीं हो पाई है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कई कवियों ने लिखा कचरा बीनती औरतें, कचरा बीनते लड़के, कचरा बीनती लड़कियाँ। कई लोगों ने, हमारे शहर में भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखा पिता के ऊपर, कई लोगों ने लिखा और कई लोगों ने पिता के ऊपर सीरीज लिखी, पिता 1, पिता 2, पिता 3, इस तरह से। तो ये जो कविता में रूढ़ियाँ पैदा हुई, इन रूढ़ियों से बच करके अपनी राह बनाना एक मुश्किल काम होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतिभा शर्मा ने इन सारी रूढ़ियों से मुक्त होकर के बिल्कुल नए विषयों को अपना कथ्य बनाया है। और इनकी जो अभिव्यक्ति की जो शैली है वो भी बहुत आत्मीय है, बोलती बतियाती कि ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हैं और आपसे संवाद कर रही हैं। तो जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें नया कुछ जोड़ना, यह है बहुत सराहनीय काम होता है और प्रतिभा ने इस काम को किया। और इन खास दौर में ऐसी चीज़ों का दूसरे लोग बुरा मान जाए, जैसे इसमें है किसी को अर्बन नक्सल कह दें, ये भी संभावना है। ऐसी जब हम क्रांतिकारी कविताएं लिखते हैं, क्रांतिकारी इस मामले में कहा जाता है कि कभी कोई बदलाव नहीं लाता, लेकिन बदलाव की एक सकारात्मक भूमिका तैयार करता है। तो ये जो कविताएं आपके सामने प्रतिभा जी ने लाई हैं, ये सामाजिक बदलाव की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जैसा कि कैसर जाफरी का एक शेर है कि हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के, हम आईना है दिखाएंगे दाग चेहरों के,
जिसे खराब लगे सामने से हट जाएगा। तो ये जो है इन कविताओं का सच है कि बहुत सारी कविताओं का सच बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे कुछ पूर्वज हैं जो बहुत अच्छा लिख गए हैं, जो आपके सामने ऐसा सच रख देते हैं जो आपको विचलित कर देता है। तो जैसे आप में से कई लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर एक रसिका आकाशे मराठी कलाकारों का ग्रुप है और यहाँ चित्रनगरी संवाद में जो विद्रोही कविता पेश कर चुके हैं 1.5 घंटे का कार्यक्रम, तो उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है जिसकी शुरुआत इस तरह होती है कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। तो ये जरा सी बात कि जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये जो सर्वेश्वर की ये जो परंपरा है, इसी को प्रतिभा ने बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया है कि अगर इनकी कविता का साथ देना है, इनकी कविता में निहित सच को स्वीकार करना है, तो ये जो सर्वेश्वर ने कहा कि आपको अपने भीतर को जागृत करना पड़ेगा। आपकी जो संवेदना है, बहुत सारे लोगों की संवेदनाएं कुंद पड़ गई हैं, तो उस संवेदना को जगाना बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के दुख दर्द से जुड़ सकें और उनके दुख दर्द को अपना महसूस कर सकें। जैसे मधुबाला ने कई कविताओं के शीर्षक बता दिए कि क्या क्या उसमें विविधता है, उसमें क्या बोलते हैं कि भारत से लेके महाभारत तक पे कविताएं लिखी हैं प्रतिभा जी ने और आपके सामने लव जिहाद वगैरह पेश किया गया। लेकिन कभी कभी वो एक ऐसे विषय को कविता का विषय बनाती है कि देख करके आश्चर्य होता है, और एक बार आप पढ़ लें तो आपको आजीवन भूलने वाली वो कविता नहीं होती है। जैसे उनकी एक कविता है बकरी। अब जो है एक मटन शॉप है, उसमें एक औरत जाती है मटन खरीदने और वहाँ पर एक बकरी और उसका बच्चा बंधा हुआ है। बकरी की आंखों में खौफ है, लेकिन मेमना उसको क्या पता, वो तो खेल रहा है। और उसे देख करके जो मटन खरीदने औरत आई है, तो उसको मतलब समझिए कि लालच बोले या लोग बोले जो भी हो जाता है, वो दुकान वाले से पूछती है उनके बारे में, तो बोलता है कि इनकी तो बुकिंग हो चुकी है, पहले से शादी का समारोह है, आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, फिर ऐसा माल आने वाला है। तो ये जो है औरत उसे बहुत लालच से देखते हुए जाती है और उसी समय वो जो मटन विक्रेता है उसे बकरी को खींच करके अंदर ले जाता है। तो अब जो है ये जो एक बकरी और उसके बच्चे को मतलब काट करके एक मटन में तब्दील करने की जो प्रक्रिया है, ये मतलब बहुत विचलित कर देने वाली है। और वो भी ये भी हो सकता है कि कोई नॉन वेज आदमी इस कविता को बहुत ध्यान से पढ़े तो हमेशा के लिए वेजिटेरियन बन सकता है, खाना छोड़ देगा फिर नॉन वेज। तो ये ऐसी कविता है कि अभी तक तो मैंने ऐसी मतलब कविता नहीं पढ़ी थी जो किसी ऐसे विषय में एक बहुत अछूता सत्य लेके आपके सामने आती है और आपको विचलित करती है। तो इस तरह की विचलित कर देने वाली कई कविताएं हैं प्रतिभा जी के यहाँ। तो और इतना ये भी ज़रूरी है कि जिस कविता के लिए इनको लगा कि 10 लाइन काफ़ी है, 10 लाइन में लिखा, एक कविता उनकी 2 ही लाइन की है, और जिस लाइन को लगा कि 2 पेज में ज़रूरी है 2 पेज में लिखा। तो कहीं भी कोई अनावश्यक विस्तार नहीं, और सारी कविताएँ बहुत लॉजिकल हैं, तार्किक हैं, और इसलिए जो है असरदार है। रसूल हमजो ने लिखा था कि हे ईश्वर, मुझे लिखने के लिए विषय मत दे, मुझे देखने के लिए आँख दे। तो अगर आपके पास देखने के लिए आँख है तो
आपके पास विषयों की कमी नहीं है। तो प्रतिभा शर्मा के पास देखने के लिए आँख है, जिसे हम नज़रिया बोलते हैं, दृष्टिकोण बोलते हैं, कि वो ऐसे ऐसे विषय लेकर के आपके सामने आती हैं कि जो हिंदी साहित्य के लिए एकदम नए हैं, अछूते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऐसी जो बदलाव में सकारात्मक भूमिका अदा करने वाली कविताएँ हैं, उनमें लाउड होने की बहुत गुंजाइश रहती है, लेकिन कहीं भी वो लाउड नहीं है। उन्होंने हमेशा एक धीमे सुर में अपनी बात कहने की कोशिश की है, और अगर कोई बात धीमे सुर में कही जाए तो और ज़्यादा असर डालती है। ये कविताएँ हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर डालती हैं, और कई कविताएँ स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर है, और एक जो स्त्री जाति की अस्मिता है, उनका स्वाभिमान है, उस चीज़ को रेखांकित करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। और मैं कहूँगी कि ये कामयाब कोशिश है। और जो पहली कविता है, अभी थोड़ी देर में हम प्रतिभा जी के मुँह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी है, जिसका शीर्षक है ये लड़कियाँ। आप सबके आसपास ही ऐसी घटना बहुत ज़रूर घटी होगी। मेरे पास भी साथ में पढ़ने वाली कई लड़कियाँ थी कॉलेज में, कि जो बहुत अच्छा हंसती थी, बहुत अच्छा मुस्कुराती थी और बहुत अच्छी कविता लिखती थी, लेकिन शादी होने के बाद कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। किसी भी पत्र पत्रिका में उनकी कविता नहीं दिखाई पड़ी। तो ऐसा बहुत सी लड़कियाँ हैं कि जो चिड़ियों की तरह चहकती थी, फूलों की तरह खिलखिलाती थी, और कुछ समय बाद न जाने कहाँ पर गुम हो गई है। और वो क्या क्या बन गई है, उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है प्रतिभा जी ने। और एक खास मुकाम पर जाकर वो कविता खत्म होती है कि लगता है कि सारी लड़कियां रात बन गई है सुबह होने के इंतजार में। ये लड़कियों के जीवन में जो अंधेरा आया है, तो उसको बहुत अच्छी तरह ये कविता उद्घाटित करती है। और भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं, यहाँ तक कि इन्होंने अप्रवासी भारतीयों पर और सड़क के गड्ढे तक की कविता लिखी है। तो ये जो मैं कह रहा था, किसी रचनाकार की दृष्टि की ये व्यापकता है। तो ये कविताएँ पाठकों को भी आईना दिखाती हैं कि अगर ये गलत है तो गलत क्यों है, और खुद को भी आईना दिखाती है। ये खुद को भी कटघरे में खड़ी करके खुद से भी सवाल करती है। तो ये कविताएँ मौजूदा वक्त का ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें बहुत सारे सवाल नज़र आते हैं, बहुत सारी समस्याएं नज़र आती हैं। इन कविताओं में प्रतिरोध का स्वर है, प्रेम का भी स्वर है, अभिलाषा और उम्मीद भी है, फूलों की कोमलता है, तो इनमें आग की तपिश भी है। ये कविताएं हमें बेचैन करती हैं और विगतता से भर देती हैं। वस्तुतः यही इनकी रचनात्मक उपलब्धि है। एक जागरूक दृष्टि संपन्न कवयित्री के रूप में प्रतिभा शर्मा को पहचान और सम्मान मिले, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर जी। और सच में कि प्रतिभा जी ने जो कविताएं लिखी, कवि लेखक इस तरह के मुद्दों को लेकर लिखने से घबराते हैं, कतराते हैं, लेकिन प्रतिभा जी ने बड़ी बेबाकी से समाज की व्यवस्था पर, सरकार की व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं यशपाल शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और इस काव्य संग्रह से संबंधित उनके जो विचार हैं उसको हमारे साथ साझा करें। और सर जी प्रतिभा की ये सारी कविताएं पढ़ करके मैंने इसमें भूमिका लिखी है, और पढ़ करके मुझे बड़ी अच्छी लाइनें याद आती हैं, जो मेरी फेवरेट लाइनें हैं। उदय प्रकाश जो कवि लेखक हैं, कहानीकार हैं, उनकी लाइन है ये कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता,
कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने के बाद आदमी मर जाता है। क्या बात है। ये जो एक हिम्मत है, आज के इस दौर में हम लोग मैक्सिमम लोग कुछ मर चुके हैं, कुछ शांत हो चुके हैं, बोलना अपराध सा लगने लगा है। तो ऐसा ये जरूरी नहीं, देखिए सिर्फ विरोध में बोलने के लिए बोलना ठीक नहीं है। वाकई में अगर अंदर कलेजा है, लगे, बचपन से ही आप क्रांतिकारी हैं, आपके विचार सामने कोई भी हो, आपके लिए फिर लिंग भेद, लड़का लड़की, महिला पुरुष या जाति पाति धर्म और पार्टी कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। अगर आपने किसी की हेल्प नहीं की, जैसे मेरे टीचर थे हिंदी के, उदय भानुहंस, अभी नहीं है, वो बोलते थे कि तुमने कुछ जिया, आज क्या किया। रात को सोते हुए पूरे दिन के बारे में सोचो कि आज कितने बड़े हुए हो तुम, आज क्या नया हुआ तुम्हारी लाइफ में। अगर किसी को, गरीब को आप खाना नहीं दे सकते, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में थोड़ा कम से कम पॉजिटिव सोच लो पॉजिटिव कि हाँ भगवान करे इसको खाना मिल जाए, भगवान करे इसका और कोई उसकी हेल्प कर दे, मेरे पास भी जब होगा तो मैं जरूर दूंगा। वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम किसी के पेट पे लात मत मारो, यानी किसी को खींचो मत। अगर धक्का नहीं दे सकते, प्यार का थपकी वाला धक्का, यस यू आर डूइंग गुड, अगर वो भी तारीफ भी नहीं कर सकते तो किसी को जो कर रहा है वो करने से रोको मत, कम से कम उसको करने दो। आप कुछ मत करो, आँख मत कर लो, बस ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो आज के इस ज़माने में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है कि जो कुछ अच्छा कर रहा है कम से कम उसको वो करने दें, लिखने दें। कौन सा तलवार उठा करके गर्दन तो नहीं काट रहे हैं, लिख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लेखनी है, ये कलम जो है, ये तलवार का काम कर रही है और इसकी एक एक कविता जो है वो बाकायदा क्रांति से भरपूर और दर्द से भरपूर। क्योंकि मैं तो जिया हूँ, जब ये पेन से लिखी गई होती थी तो मैं ही पढ़ता था, तो जब पन्ने फटते थे, जब काटे पीटे होते थे, जब कलेजे से निकलता हुआ कुछ रात को 3 बजे दिन तो कुछ लिख रही है, कभी कहीं कुछ लिख रही है, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। मैंने कहा भाई, फिर अचानक पता लगा कि खूब सारा लिखा हुआ मिल गया, तो ये कब लिखा, ये कब लिखा, ये कब लिखा। फिर एक विचार आया कि किताब होनी चाहिए। फिर अभी एक कहानियाँ भी, अभी किताब छपने वाली है, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, इतनी बढ़िया सोच है, तो उसको ऐसे समेट के रखने का क्या फायदा है। तो अच्छी है, बनेगी। कविता भी ऐसी ही, अभी तो आधी कविताएँ हैं छपी जो, और इसमें मैं जानता हूँ क्योंकि प्रतिभा ने कभी भी ना तो किसी पद को, ना किसी पैसे को, ना किसी लालच को आज तक कभी तरजीह नहीं दी। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे कभी भी आज तक, हम भूखे भी मर रहे थे, स्ट्रगल भी कर रहे थे तभी भी, लेकिन हमारा ज़मीर कभी नहीं मरा। हमारा ज़मीर आज भी वैसा ही है और आज 20-25 साल 30 साल पहले भी वैसा ही था। तो इसीलिए हमें मतलब इस बात का गर्व है कि हम जब भी रात को सोते हैं कि हमने किसी के पेट पे लात नहीं मारी, हमने किसी का काम नहीं किया, हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी को धक्का नहीं दिया, हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को बुरा सोचा भी नहीं किसी की तरफ। तो ये कम से कम सुख होता है हमारे पास। तो मैं भी उनकी कविता, एक तो कविताएँ पढ़ता हूँ। ये तो है, कोई नहीं जी कोई नहीं, शीर्षक है, कोई नहीं जी कोई नहीं, कोई नहीं जी कोई नहीं। भाई ने भाई को मार दिया, कोई नहीं, कोई भाई ने माँ को मार दिया, कोई नहीं जी। अच्छा, भाई ने बहन का हिस्सा भी नहीं दिया, कोई नहीं जी। अच्छा,
बेटे ने बाप को मार दिया, कोई नहीं जी। पिता ने बेटी को मार दिया, कोई नहीं जी। दामाद को भी नहीं बख्शा, कोई नहीं जी। कल मार्केट में रेप हो गया जी, कोई नहीं जी। पुजारी ने बच्चे से दुष्कर्म किया। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जी। 10-10 लोगों ने एक औरत से दुराचार किया जी। अच्छा जी, गाय बकरी कुत्ते के साथ भी दुराचार हो रहा है जी, कोई नहीं जी। ये तो जानवर है बेचारे। 8 महीने की बच्ची से दुष्कर्म किया जी, गलत बात है जी। औरत को सरेआम नंगा कर पीटा जी, वो अच्छा जी, नीच जाति की होगी। अरे कल खदान में 30 मजदूर मर गए जी। अरे इतना बड़ा देश है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। याद है उनका, किसी ने बोला था छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं जी। हॉस्पिटल में आग लग गई, बच्चे मारे गए जी, कोई नहीं जी, होता रहता है। मॉब लिंचिंग सुना है जी? ना जी, दूर दूर तक ना सुना हमने तो। अरे कल चुनाव रैली में दारू मिली, कोई नहीं जी, हमने भी तो पी थी। 20 लाख ईवीएम चुनाव से गायब थे जी, कोई नहीं जी। सरकार ईवीएम से चुनाव जीत आई जी, तो आने ही थी। आगे बोलो, देखो भ्रष्ट सरकार है जी, तो पिछली कौन सी अच्छी थी? इस बजट में आपके लिए कुछ नहीं था, इससे पहले था क्या? सरकार मंत्री खरीद रही है जी, ये तो चलता ही है, पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है जी, तो था कब? कोई नहीं जी। जी आपकी लंगोट नहीं है जी, कोई नहीं, सर पे साफा तो है ना जी। चलो आपको तो राम भी ना बचाए, कोई नहीं जी, कोई नहीं। आदत हो गई है, कुछ नया बोलो। ये जहर की गोली लो, मर जाओ खा के। गोली कितने की है जी? एक मेरी जो फेवरेट है, जय श्रीमान। तुम बस इन्हें बचा लो हे राम, तुम, शीर्षक जय श्रीमान बता दिया। तुम बस इन्हें बचा लो हे राम, ये डरे हुए लोग हैं, तुम बस इन्हें बचा ही लो। दिन रात तुम्हारा ही ध्यान, नित तुम्हारे चरणों पर है इनका स्थान, तुम इन पर जरा तो तरस खाओ हे राम। रखवाले हो तुम इन बेचारों के, दीनहीन के लिए समान है इनकी जिंदगी, अब तो तुम इनको तारो राम। सुबह शाम ना कोई काम, जय श्री राम, जय श्री राम। फूल माला बस तुम पर चढ़ा दे, गले में तुम्हारे नाम का गमछा डाले, माथे पर सिंदूरी टिक्का लगा दे, वो इसलिए कि तुम अपने भक्त को बस दूर ही से पहचान पाओ। अब ये कहाँ चले हैं टोली बनकर, जय श्री राम कहकर किसी अल्लाह के बंदे को ठिकाने लगाने, जो ये कहते हैं करते हैं तुम्हारा ही काम, जय श्री राम जय श्री राम। कल गाय के नाम जिंदा जला दिए दो भाई, जलाकर कह रहे थे जय श्री राम। कॉरिडोर बनवाया है सुना है तुम्हारे नाम का, कईयों को बेघर करके तुमने अपना घर बनवा ही लिया आकर, जय श्री राम जय श्री राम। कल सुना है माँ बेटी जलकर मर गई, किसी ने उनकी जान न बचाई, उन पर बुलडोजर चलाकर बोले जय श्री राम। वाह श्रीमान, ये अच्छा है आपका काम। खुद तो पत्थर बने, मंदिर में चुपचाप बैठे हो और लोग ले एक दूसरे की जान और कहीं जय श्री राम, और तुम सब सुनो सब साक्षी बनकर, वाह रे राम। तौबा तेरे भक्तों के काम, कैसे हैं ये इनके राम, कैसे थे वो हमारे राम। अब जब बात चल ही गई है बुलडोजर की, तो बुलडोजर ही सुना करते। घर बनने में और बुलडोजर बनने में क्या समय एक सा लगता होगा? घर बनने में और बुलडोजर बनने में क्या एक सा समय लगता होगा? कतरा कतरा जोड़ के बनता है घर। बुलडोजर एक माँ और एक बाप की दिन रात की मेहनत से बनता है घर। और बुलडोजर माँ के गहने बेचकर बाबा की तनख्वाह आधी लेकर बच्चों का पेट काट काट कर बनता है घर। और बुलडोजर कितनी ही रातें जाग कर काटता है बाप। माँ भी कुछ दिन एक ही साड़ी में गुजारा कर लेती है ताकि सिर ढकने के लिए छत मिल जाए। तिनका तिनका जोड़ कर सपनों का महल बनाते हैं ये
मामूली लोग जिनके वोटों की अब बुलडोजर वालों को ज़रूरत नहीं, उनके पास वोटों पर बुलडोजर चलाने वाली मशीन जो आ गई है, और ये मामूली आदमी और ज़्यादा मामूली हो गया है। रात दिन जग जग कर बनाया सपनों का महल एक पल में ढह जाता है। बस एक बुलडोजर क्या चले, सारा संसार धराशायी हो जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कौन सी गड्ढे? अच्छा, गड्ढे भी सुना देते हैं। आओ गड्ढों की बात करें। मौत के गड्ढे, बढ़ती रफ्तार को एक कदम एकदम से ब्रेक लगाने वाले गड्ढे, विकल्प नहीं संकल्प के गड्ढे, जो सफर में रफ्तार पकड़ने से रोकते हैं, रफ्तार को धीमा करते हैं। नहीं तो ये आदमी चांद पर पहुंच चुका होता। इसको झुठलाते हैं ये गड्ढे, बात को घुमाते सरकारी नुमाइंदे। यही कहते हैं रफ्तार पर रोक होनी चाहिए और सुरक्षा के सारे नियम की क्लास लगाते हैं। जो हो सके सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाते हैं। मनमानी रकम टोल टैक्स से वसूली जाती है। जीएसटी जैसा टैक्स भरने के बावजूद आपको टोल टैक्स भी देना है, और फिर उसके बदले आपको क्या मिलता है? गड्ढे। गड्ढे जो आपका जीवन छीन लेते हैं। लाखों की संख्या में मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। किस वजह से? गड्ढों की वजह से। कुछ कहोगे, बोलोगे, फूटोगे कि मशीन बनकर पैसा कमाते रहोगे और सरकार को मंत्री खरीदने के लिए पैसे देते रहोगे? जीएसटी और टोल टैक्स दोनों ही दोगे? आवाम होगी कोल्हू के बैल? कभी सवाल करोगे कि सिर्फ गुलामी की आदत की वजह से अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना छोड़ोगे? वो माफ नहीं करेंगे तुम्हें। अरे छोड़ो, याद भी नहीं करना चाहेंगे तुमको, भूल जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। कोई नहीं जी, कोई नहीं शीर्षक की जो कविता आपने पढ़ी, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं इसे कनेक्ट कर रही थी कि हम कितनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं उसके लिए। श्री राम जो अभी कविता पढ़ी, जय श्रीमान। तो ये मंदिर से, अयोध्या मंदिर से रिलेटेड मैं पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो अब की बार मैं अयोध्या गई थी, रिक्शे वाले को मैंने पूछा कि क्या बात है, अयोध्या से बीजेपी जीती क्यों नहीं? तो वो कहता क्यों जीतेगी, जब उन्होंने लाखों हजारों घरों को बर्बाद कर दिया तो यहाँ से क्यों जीतेगी? तो मुझे ऐसा लगा कि ये कविता उन्होंने मुझे जोड़ा उस ड्राइवर के, उस रिक्शे चालक की बातों से। तो ठीक उसी प्रकार से गड्ढे, हमेशा मुंबई में हम रहते हैं, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, गड्ढे गड्ढे की शुरुआत सोशल मीडिया पे होने लगती है। तो जो कविताएं लिखी है प्रतिभा जी ने, वो एक एक कविता की एक एक पंक्तियां आपको जोड़ती है समाज से, जो समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उससे, और वो झकझोरती है कि भाई आप जागो, कब तक आप नहीं बोलोगे, कब तक आप इन्हीं बातों को जाने दोगे, आप उठिए, क्रांति करिए। तो ये ऐसी कविताएं जो हमें जगाने का काम, जागरूक करने का काम प्रतिभा जी ने किया है। और एक ही मैंने कहा ना, आप पढ़ेंगे एक एक कविताएं आपको आपसे संबंधित लगेगी, आपको अपने आप, मतलब अपने आप की लगेगी वो कविताएं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये माइक मैं प्रतिभा जी को देती हूँ। और इस कविता, इस सृजन के लिए उन्हें समय कैसे लगा, और मैं सबसे यूनिक नाम जो उन्होंने काव्य संग्रह को दिया है, अर्बन नक्सल भीवी, तो ये उनके दिमाग में कैसे आया? तो मैं ये उनसे जानना चाहूँगी, साथ में उनकी जो कुछ पसंदीदा कविताएं हैं वो पढ़कर हमें सुनाएं। जी आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना सराखों पे बिठाया कविताओं को, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो अर्बन नक्सल बीवी, ये जो टाइटल आपने पूछा मुझे कि ये कैसे आया दिमाग में, तो ये एक्चुअली मैं थोड़ा उस माहौल में पली बड़ी हूँ कि मेरे आसपास जो भी मेरे गार्डियंस या जो भी मेरे मेंटोर रहे हैं वो समाज सुधारक या सोशल वर्कर्स रहे हैं। तो
उनके घरों में यही वातावरण रहा है कि औरतें खासकर बस साड़ी ही पहनती है, बाकी और कुछ भी नहीं। जैसे मृणाल था, ये भी दिख रही है आप लोग, तो वैसे ही उससे भी शादी और रहती है। तो ऐसा मैंने माहौल देखा है और मुझे उस वक्त लगा कि यही तो अर्बन नक्सल है। ये शब्द प्रचलित नहीं था, अब प्रचलित में आ गया है। तो ये हर किसी की ज़बां पे है ये शब्द अर्बन नक्सल। तो मैंने कहा कि चलो अर्बन नक्सल ठीक है, लेकिन अगर अर्बन नक्सल बीवी है तो क्या करोगे भाई? मुझे ही करना। अगर अर्बन नक्सल बीवी ही है घर पे तो क्या करोगे? तो इस तरह से वो टाइटल आया, क्योंकि मुझे याद है गिरीश कर्नाड बहुत बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। नाक में उनकी वो लगा हुआ था पाइप, हाँ, उसके बावजूद वहाँ गए थे वो थिएटर में और लिखा हुआ था उन्होंने यहाँ, आई एम अर्बन नक्सल। तो वो जो दिलेरी है, वो जो जिस तरह की दिलेरी है, मुझे अपनी कविता में चाहिए थी। मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी कि यस, क्यों नहीं, मतलब एक अर्बन नक्सल बीवी भी तो हो सकती है कि मतलब उसके विचार ऐसे हो सकते हैं कि मतलब समाज को हिला दें। आपकी कविताओं ने वैसा ही काम किया है। तो एक पहली कविता पढ़ना चाहती हूँ। ये कविता का शीर्षक है जी सुना तो सही है। हमने सुना है जिनको चुना है वो कहने लगे हैं कि पूछना मना है। हमने सुना है जिनको चुना है वो कहने लगे हैं कि पूछना मना है। जी सुना तो सही है जो बात आपने कही है, अब आगे और सुनो। सिर्फ पूछना ही नहीं, सोचना भी मना है। सिर्फ पूछना ही नहीं, सोचना भी मना है। अगर कहोगे झूठ है ये तो कहती हूं मैं उससे आगे, यहां जीना भी मना है। अगर वो कहेंगे ये रंग है आसमानी तो सिर्फ हाँ कहो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल आसमानी। अगर वो कहे भूख नहीं है तुम्हें, पेट भरे हैं तुम्हारे, डकार आ रही है, तो खाली पेट डकार कैसे ली जाती है सीखो। अगर वो कहे ये जो इंसान दिन भर हाथ गाड़ी हाँकता है, परिवार चलाता है, अब इसे जीने का हक नहीं, अब इसे जीने का हक नहीं, तो कहो जी बिल्कुल, इसे बिल्कुल जीने का हक नहीं। चाहे वो पड़ोसी है तुम्हारा, अगर दाग दे वो गोली तुम्हारे ही सामने, तो देखो, बस देखो, कुछ मत कहो। आंखों से आंसू बहे तो खबरदार, मार दिए जाओगे। भूल जाओ कि पढ़ा है तुमने अम्बेडकर, भूल जाओ कि तुम्हारे दिल में मार्क्स और लेनिन रहते हैं। वो अर्बन नक्सल कहकर गोली दागेंगे तुम, क्योंकि वो तुम्हारे नसों में बहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी नसों में बहते हैं। क्या सोचते हो ये सूंघ लेते हैं। बदबू फैली है चारों, बदबू फैली है चारों तरफ, बदबू फैली है मौत की चारों तरफ, तो भी कहो ये इतने खुशबू के बागीचे किस मसीहा ने लगाए। मर रही है बहन बेटी बेआबरू होकर, तो भी कहो मालिक ले जाओ, या रख लो इसे, या फेंक दो, अब इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। झूठ की रोज तालीम करो और लिखो झूठ पर कोई ग्रंथ। पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत से आए गए सुल्तान, महाराजा धीराज, वक्त कहाँ रहता है कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी। ये लड़कियां अब न जाने क्या बन गई है। ये लड़कियां पहले तो नन्ही परियां बन जाती थी, घर द्वार आंगन बन जाती थी, किलकारियां बन जाती थी,
बाबा की लाडली, माँ की दुलारी, बहनों की प्यारी और भाइयों की प्यारी और बहनों की खाला बन जाती थी। ये रंग बिरंगी लड़कियां तितलियों के से रंग लिए तीज त्योहार बन जाती थी। झूलों के संग झूलती हुई रात रात भर हुड़दंग बन जाती थी। बारिशों के मौसम में तो हर बूंद थिरक थिरक गीत बन जाती थी। न जाने कैसे पूरा संसार बन जाती थी। पर कुछ समय से सन्नाटा बन गई है ये सब। आती नहीं आवाज कोई। कहाँ गई ये लड़कियां? होंगी यही कहीं आंगन में खेलती, गली और नुक्कड़ पर। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इनको। न जाने कहाँ गई ये सब लड़कियां। कुछ तो बार बन गई, कुछ कोठे भी, कुछ बस शरीर बन गई, जगह जगह खरोचों वाली। पर मन कहीं खो बैठे। कुछ रैन बसेरा बन गई और कुछ कोठियों में बंद खुद कोठियां बन गई। कई तो कच्चे मकान बनी और कुछ झोपड़ियां भी। कुछ तो नदी बनी, कुछ तालाब भी, कुछ तो सड़कें बनी आवारा सी। कुछ को मंदिर बना दिया गया, कोई मस्जिद बनी, कोई खुद को देवी कहती है और लोग उन्हें चुड़ैल। ऐसी बंठन सुंदर नटखट लड़कियों का न जाने ये क्या हाल हुआ। चलो शायद कुछ स्कूल बन गए हो, कुछ कवि, कुछ नेता, कुछ अभिनेता बनी हो, पर ये तो रात बन गई सब की सब, सुबह होने के इंतजार। ये मेरे ख्याल से मैं कहाँ है? स्तंभ। खड़ी हूं युगों से एक स्तंभ बनकर मैं, निश्चल अविरत। न कोई आंधी डिगा पाई, न कोई तूफान हिला पाया। समक्ष साक्षी हूं मैं कितने ही घटित अघटित किनारों की। दीप स्तंभ भी कह सकते हो मुझे, प्रेरणाओं की तेजों में ज्योति भी। कुंती ने क्यों फेंका कर्णों को पानी में, जानती हूं। क्यों सरेआम नीलाम हुई द्रौपदी, ये भी समक्ष साक्षी देखा है मैंने। अहिल्या क्यों पथराई और अनुसया थी किस वासना की बनी। सीता को अचेत होते भी देखा है, कैसे लिया मां ने फिर कोख में, ये भी। कई बार मैं पत्थर हूं बेजान, ये सोचकर कईयों ने उपहास किया मेरा। कितनों ने तो उखाड़ फेंकने का यत्न भी किया। पर स्तंभ हूं मैं, जड़े बेहद रूंजी है भी, इसीलिए किसी का बस न चला। पर कल फिर देखी झांसी की बाई, एक और निर्भय, अपनी अस्मत के लिए लड़ी बनी। अब न जाने क्या देखना बाकी है। कि खड़ी हूं निश्शब्द निस्तब्ध, देखती हूं कच्ची कलियों का संहार। आप आओगे, जियोगे और जाओगे, पर मुझे इससे छुटकारा नहीं। खड़े रहना बनकर समक्ष साक्षी, यही नियति है मेरी। क्योंकि स्तंभ हूं मैं। पर कलयुग में कुछ लोग मुझे कुछ और कहते हैं, बड़े अनोखे नामों से पुकारते हैं। लुगाई, कोई कुछ भी कहे, पर स्तंभ हूं मैं, निश्चल अविरत अमिट, एक स्तंभ। मैंने निर्भया की मम्मी की जो हालत थी उसको देख के ही लिखी थी। मेरी बेटी, सातों जन्मों की पुण्याई हुई जो बेटी पैदा हुई, साक्षात लक्ष्मी घर आई। ढेरों खुशियां लगी, छुन छुन पायल बहन सारा आंगन महका दी। उसकी नन्ही अदाओं पर मैं बारी बारी, धीरे से कली कब फूल बन गई। उसके नाज उठाते उठाते मैं तंग आ गई।
सारा दिन तंग कर दी। मैं ये नहीं खाऊंगी, वो खाऊंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, वो पहनूंगी, इस स्कूल नहीं वो स्कूल जाऊंगी। राम राम राम, कहाँ रखूं तुझे? जमीन पर रखूं कि आसमान में? इतने सारे नाजों से परी को डॉक्टर बनने दूर भेजना पड़ा। जाने क्यों मेरी दाई आग का भड़कना हमेशा जारी रहा। उस दिन न जाने कौवा छूट गया। खुशियों से सजा मेरा घरौंदा तितर बितर कर गया। सरिया डाल गया यौवन अंग में। कराहती दर्द से पड़ी रही रास्ते पर। उस नग्न शरीर को देखने वालों में से वो किसी की बेटी न थी, जिसके एक खरोंच आने से मेरी जान निकल जाती। उसकी आखिरी सांस तक उसे दर्द से कराहते हुए देखना पड़ा। इस साल बेटी डॉक्टर बन जाती थी। मैंने उसको घर लाकर उसकी आरती उतारनी थी। किस्मत को देखो क्या मंजूर था, बेटी की आरती देखनी पड़ी। जो उस रात उसके साथ हुआ होगा, उसे सोच पाना एक माँ के बस में था। तो न्याय की याचना किससे करूं? क्या छूट गया वो अधर्मी राक्षस, मेरी बच्ची के योनि में सरिया डालने वाला अधर्मी? किस न्याय देवता के पग थे? मां की ममता का न्याय किससे मांगू? मुझे नहीं चाहिए न्याय, सबको माफ कर दो, किसी को कोई सजा न दो, पर मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दे दो, बस इतना ही कर दो, इतना ही। प्रतिभा शर्मा के कविता संग्रह अर्बन नक्सल बीवी पर विचार विमर्श और रचनाओं का पाठ चित्रनगरी संवाद मंच द्वारा आयोजित किया गया। मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट।